तो मेरे मोबाइल फोन में लिखा हुआ आता है 5G, जी। पर आज तक वो 5G भी 5G जैसा महसूस क्यों नहीं हुआ मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। अब 4G की बात करें, मेरा तो इंटरनेट चला गया। देखिए, हम बेसमेंट में हैं शायद। हम बेसमेंट में और शहर के बीच में बैठे हुए हैं हम। हमारा भी छोटा सा ऑफिस है, तो हमारा तो बढ़िया वो जो नेशनल 1-2 प्रोवाइडर हैं, तो उनके यहाँ इंटरनेट आया हुआ है और हमारा बढ़िया काम चल रहा है उनसे। अब ये लीज लाइन आप क्या ले आए? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके यहाँ कंटिन्यूस इंटरनेट का यूज है, तो आपको कमर्शियल इंटरनेट, जिसको इंटरनेट लीज लाइन कहा जाता है, उसको यूज करना चाहिए। कब कोई बिजनेसमैन डिसाइड करे कि उसको लीज लाइन पे जाना चाहिए? अगर आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, अगर आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, अगर आप एक होटल रन कर रहे हैं, तो भी इंटरनेट लीज लाइन ही आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। पर क्या जो ये लोकल केबल ऑपरेटर होते हैं, ये भी इतने वेल एजुकेटेड होते हैं, या जो इनके जो फाउंडर्स या ओनर्स होते हैं, वो इन सारे डायमेंशन को समझते हैं? लोकल केबल ऑपरेटर्स जो हैं, वो इस इंटरनेट बिजनेस को लेके टेक्निकली, तो अगर मुझे एक ये प्राइवेट लाइन जो आपने बताया, जो लीज लाइन बताया आपने, अगर मुझे ये मेरे ऑफिस में लगवाना है, तो कितने एमबीपीएस वाली लगवाना है? 100 एमबीपीएस वाली लगवाना है? 100 एमबीपीएस में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ना, सिर्फ 10 एमबीपीएस की लीज लाइन पे उन प्रॉब्लम्स का नाम भूल जाएंगे आप। भाई साहब, लीज लाइन करवाओ मेरे ऑफिस में, बाकी बातें मैं बाद में करेंगे आप। नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु और ये है हमारा शो द अनऑफिशियल टॉक्स। अनऑफिशियल टॉक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी की पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर चुकी हैं। अब आप एक विधा के एक्सपर्ट हैं, आप फॉर्मली बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनफॉर्मल हो जाए, एकदम खुल के बात करे। तो इसलिए हमने हमारे शो का नाम कर दिया है द अनऑफिशियल टॉक्स। और ये दुनिया जो है, ये दुनिया ऐसी आज है, इसके पीछे एक वजह है, उसको बोलते हैं क्रांति। इंसान कहा जाता है पहले बंदर था, लेकिन उन बंदरों ने स्वीकार ना करा बंदर होना और उन्होंने क्रांति कर दी और वो बदल के इंसान हो गए। और इंसानी डेवलपमेंट के क्रम में बढ़ते बढ़ते हम वहां से यहां तक आ गए कि आज की तारीख में अगर आप घर पे बैठे बैठे अकेले आपको सामान चाहिए तो आप मोबाइल फोन में जाके ऑर्डर करते हैं और सामान आपके घर पर आ जाता है। लेकिन इस डेवलपमेंट के क्रम में बहुत सारा लंबा समय लगा, लेकिन ये सारी की सारी एक क्रांति है, तभी ये संभव हो पाया है। और ऐसे ही एक क्रांतिकारी मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये क्रांतिकारी जो है, इनका नाम है आदित्य सिंह सेंगर जी, जो कि COO और को फाउंडर हैं ग्रीन वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। ये कंपनी जो है शुरुआत हुई थी सॉफ्टवेयर बनाने से, और इन्होंने भी पाया कि जीवन में कुछ समस्याएं हैं एक कंपनी को चलाने में, तो इन्होंने उस समस्या का समाधान करने के लिए सॉफ्टवेयर तो बनाते ही बनाते हैं ये, लेकिन उस समाधान पर काम करते करते उन समाधानों की भी कंपनी उन्होंने डाल दी। तो इसको सही मायने में बोलता हूं मैं क्रांति, और क्रांति ही दुनिया को खूबसूरत बनाती है। और आप जो सॉल्यूशन दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी दुनिया को खूबसूरत बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे आपका जो एक वर्टिकल है जिसका नाम है GWS टेली सर्विसेज, जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर हैं आप। अभी तक मैं यही समझ पाता था और दुनिया जो है यही समझती होगी कि इंटरनेट का मतलब यह है कि आप जो ब्रॉडबैंड आपके घर में लगता है वो इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट के कुछ नए आयाम हैं जो आपने मुझे बताया अभी जब आपका मेरा कैजुअल टॉक हुआ। तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में हम जर्नी की शुरुआत आपसे करेंगे कि ये कंपनी शुरू कहां से हुई, आपने क्या पढ़ाई करी, या इसको बिल्कुल एकदम शुरुआत से करते हैं, आपने पढ़ाई क्या करी वहां से शुरू करते हैं, फिर हम कंपनी तक आते हैं, ठीक है? हाँ, थैंक यू हिमांशु भाई। मैं सिर्फ एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, मैंने BBA किया है और शुरू से प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग में रहती थी। आपने देखा है, हम छोटे थे तो क्रिकेट भी खेलते थे, तो मैं उन बच्चों में से था जो स्टंप नहीं है तो फर्सी लगा के काम चला लेता था। और वहीं से दिमाग में हमेशा यह रहता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आई और उसको सॉल्व कर दिया तो ही क्रांति ला पाएंगे। क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड में रहा हूँ, भगत सिंह जी मेरा आइडल हैं। तो हमेशा से दिमाग में एक फितूर रहता था कि समस्या आए और उसको सॉल्व करें तो जीने का मज़ा आता है। इसी तरह से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने, मेरे बड़े भाई स्वदीप सिंह तोमर ने, हम लोगों ने 2012 में ये कंपनी स्टार्ट की। चूँकि मेरे बड़े भाई MCA हैं तो वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड थे और मैं शुरू से बस प्रॉब्लम्स आ जाए और उनका रास्ता ढूंढूं, इस दिशा में चलता था। 2012 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हम लोगों ने एक छोटे से कमरे से ये कंपनी स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर्स बनाते थे। जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने लगे, हम टीम बढ़ाने लगे और जैसे जैसे हमारे सामने समस्याएं आई, जैसे एक छोटे शहर में थे, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स बनाने का काम था, ज़्यादा कंप्यूटर्स थे। अब ज़्यादा कंप्यूटर्स थे तो प्रॉब्लम आती थी इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड पे काम हो नहीं पाता था। उस समय 2014-15 में हम लोग दिल्ली की कंपनी से इंटरनेट लीज लाइन लेते थे। अब वो लीज लाइन हम ले तो लेते थे, पर प्रोवाइडर हमारा 700-800 किलोमीटर दूर बैठा होता था। तो कोई भी बग अगर आता था, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती थी, तो उसके सॉल्यूशन में हमको 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। एक मैंने जैसा आम आदमी, आप बहुत भारी भारी बातें कर रहे हैं जी। मतलब हमारा भी छोटा सा ऑफिस है, तो हमारे यहाँ तो बढ़िया वो जो
जो नेशनल एक दो प्रोवाइडर हैं जी जो सब लोग के घर में है पॉपुलर हैं, तो उनके साथ इंटरनेट आया हुआ है और हमारा बढ़िया काम चल रहा है उनसे। अब ये लीज लाइन आप क्या ले आए हैं? हिमांशु भाई, यहाँ पे दो चीजें हैं। आपका ऑफिस है और उसमें काम चल रहा है। जो लोग एक्चुअल में उस इंटरनेट को यूज कर रहे हैं आपके ऑफिस में, वो दिन में 2 या 4 बार आपको दिखते होंगे कि यार वो उठ के परेशान दिख रहे हैं। हाँ। उनका काम अटक गया है। हाँ और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ ब्रॉडबैंड जो है, ब्रॉडबैंड एक इंटरनेट सर्विस है, पर वो स्टैटिक नहीं है। अगर आपने 100 Mbps का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है तो वहां आपको जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 40 to 100। ओके जब आप कोई टास्क कर रहे हैं, जब आप कोई डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, देखिए मेरा ऐसा मानना है हिमांशु भाई कि इंटरनेट जो है वो आज के ज़माने की सबसे बड़ी क्रांति तो है ही है, साथ ही साथ वो आज व्यापार की ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही बात है। और इंसान हो या व्यापार, बगैर ऑक्सीजन के 1 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके यहाँ कंटिन्यूस इंटरनेट का यूज है, तो आपको कमर्शियल इंटरनेट, जिसको इंटरनेट लीज लाइन कहा जाता है, उसको यूज करना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लीज लाइन लेते हैं, आपने अगर 10 Mbps की लीज लाइन ली, तो आपका जो भी नजदीकी टावर है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं BTS, वहां से एक डेडिकेटेड फाइबर लाइन आपके ऑफिस के लिए डाली जाती है। ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि एक टावर से सैकड़ों लाइन जा रही है और उस लाइन के अंदर से भी सैकड़ों लाइन जा रही है। ओके आप अपनी कॉलोनी में देखेंगे फाइबर तो जा रहा है और हर फाइबर पे बीच में 50-100 मीटर पे काला डब्बा लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। मैं उसका टेक्निकल नाम नहीं लूंगा, पर वो काला डब्बा सबको पता है। हाँ उस डब्बे से फिर वो 10 जगह जाता है। हाँ तो वो स्टैटिक नहीं होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। वहीं एक सिंगल लाइन से जब आपके ऑफिस में वो लाइन आती है, सो मान लीजिए अगर आपने 10 Mbps की लीज लाइन ली है, तो आपको अपलोड डाउनलोड पूरे टाइम वो 10 Mbps मिलता है। फिर आप कोई सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। एक बहुत बड़ी आपने देखा होगा समस्या होती है जब हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनका काम कराने जाते हैं। वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जाके आप देखेंगे कि ब्रॉडबैंड से सबसे ज्यादा परेशान वो सबसे नीचे वाला बंदा है। बिल्कुल सही बात। भैया साइट लोड नहीं हो रही, भैया वो सर्वर चला गया। सर्वर चला गया। सो वो इसीलिए जाता है क्योंकि ब्रॉडबैंड पे स्पीड फ्लक्चुएट होती है। ओके कई बार हम बैंक में जाते हैं, बहुत इमरजेंसी होती है और बैंक वाला बोल देता है भैया वो हमारा शायद वो CRM वर्ड यूज करते हैं, वो चल नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद आना, लॉग इन नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें ब्रॉडबैंड के लिए नहीं है। इंटरनेट मैं आपको बताना चाहूंगा दूध जैसा है। इंटरनेट 2 तरह से चलता है, एक होता है डाया बैंडविड्थ, एक होता है पेयरिंग बैंडविड्थ। एक दूध और एक पानी। आज पेयरिंग कंटेंट जो है, आप और हम सभी लोग, आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता है, यूट्यूब चलाता है, ये पेयरिंग कंटेंट है। अगर आप देखोगे, आप फेसबुक पे जैसे ही आप ओपन करोगे, फेसबुक आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पुराना भी दिखाता है, क्योंकि वो वहां पे स्टोर्ड है, वो लाइव कंटेंट नहीं है। पर जब आप सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हो, आप लाइव साइट्स पे काम कर रहे हो, तो आपको लाइव इंटरनेट चाहिए। उसको कहते हैं डाया बैंडविड्थ। और ये इंटरनेट का जो पूरा मसला है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाया एंड पेयरिंग। ओके सो अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको हमेशा लीज लाइन पे जाना चाहिए। एक और इसमें बहुत बड़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का एक सिनेरियो है। लोगों को लगता है लीज लाइन बहुत महंगी है। मैं लीज लाइन महंगी है, मुझे ये तो सवाल पूछना ही है आपसे। जी। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये कब कोई बिजनेसमैन डिसाइड करे कि उसको लीज लाइन पे जाना चाहिए? मतलब कोई किसी कैपेसिटी हो कि हमारे ऑफिस में मिनिमम इतने सिस्टम लगे हो, देन वी शुड गो फॉर लीज लाइन। मेरा ऐसा मानना है हिमांशु भाई कि मिनिमम आप अगर 5 कंप्यूटर से ऊपर काम करने लगे और आपको स्टैटिक वर्क चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि आपका वो एम्प्लॉय, सी होता क्या है, डेस्क जॉब जो होती है दैट इज अ वेरी डेडिकेटेड जॉब। फील्ड पे बंदा है, बाहर घूम रहा है, उसका डेडिकेशन कई तरह से आ जाता है। पर जब एक बंदा अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है और उसको वहां पे अगर ऑब्स्टिकल आता है तो उसका आधा घंटा भी खराब हो जाता है। सो अगर आपको लगता है 5 या 6 कंप्यूटर से ऊपर आप जा रहे हैं और आपका जो वर्क है वो अब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, या आपको लाइव साइट्स चलानी है, इवन आप एडिटिंग कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको कंटिन्यूस स्पीड चाहिए, तो आपको लीज लाइन पे जाना चाहिए। इवन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, अगर आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, अगर आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, अगर आप एक होटल रन कर रहे हैं, तो भी इंटरनेट लीज लाइन ही आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। क्योंकि आज मेडिकल के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो AI बेस्ड या ऑटोमेशन पे चल रहे हैं, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं देखता हूँ कि आजकल तो सर्जरी भी AI बेस्ड हो गई है और रोबोट से हो रही है।
हाँ, देयर आर मल्टीपल सर्जरीज। yes, हम कल बैठे थे डॉक्टर साहब के साथ yeah. में, तो रोबोटिक सर्जरी चालू हो चुकी है। यस, सो आई गेस वो रोबोटिक सर्जरी में जो ऑटोमेशन है वो चलेगा तो इंटरनेट से। हाँ, दिस इज ट्रू कि जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं वो लीज लाइन यूज कर रहे हैं, पर इसके पीछे फिर से एक मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। GWS टेली सर्विसेज, हम एक ISP हैं और हम MP और छत्तीसगढ़ में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन एंटरप्राइजेस को जो होता है वो ये है कि लीज लाइन बहुत महंगा होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, ये है कि मार्केट में लीज लाइन महंगी मिल रही है। महंगी मतलब कितनी महंगी? महंगी मतलब इतनी महंगी कि 100 Mbps की लीज लाइन के लिए एंटरप्राइजेस 8 से 10 लाख रुपए सालाना पे कर रहे हैं। सालाना पे कर रहे हैं जी, और उसमें भी 6 महीने मिनिमम उनको एडवांस पे करना होता है। क्या बात कर रहे हो? जी, और अगर मैं आपके साथ जाता हूं, मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे साथ या किसी भी ISP के साथ आप जाते हैं जो सर्विस डेडिकेटेड है, जिसका मूल मंत्र काम करने का सर्विस है, तो वही 100 Mbps की लीज लाइन आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में सालाना मिल सकती है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा हिमांशु भाई आपको, ब्रॉडबैंड यूज करो, लीज लाइन यूज करो, कमर्शियल इंटरनेट यूज करो, अगर आप MNC से हैं, मैं यहाँ पे किसी को बुरा नहीं कह रहा, पर एक कहावत है अपने मालवा में पुरानी, ऊंची दुकान फीके पकवान। आप ब्रॉडबैंड भी यूज कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, अगर वो ब्रॉडबैंड बंद हो गया तो आपको कितना समय लगता है उसको रिस्टोर कराने में? आजकल तो एक तो वो चलन आ गया है कि वो खुद ही उनका मैसेज आता है एडवांस में कि सेवा में आपकी खेद है, मतलब समस्या आ जी। गई और हम बहुत हम माफी चाह रहे हैं आपसे, और हम 24 घंटे 48 घंटे में ठीक कर देंगे। एब्सोल्युटली। और अगर उनका मैसेज नहीं आया है तो एक लूप में फंस जाता है इंसान। IVR पे कॉल करो, टिकट रेज करो, फिर आपको मैसेज आता है कि अब आपका इंटरनेट 8 घंटे बाद चालू होगा। क्यों होगा ये आप समझना मेरी बात। MNCs के पास काम ज्यादा है, लोग कम है। एक इंजीनियर 150 से 200 मकान का ब्रॉडबैंड संभाल रहा है। ओके। अब वो 8 घंटे फ्री नहीं है, तो आपका वो आके रेजोल्यूशन कर ही नहीं पाएगा। वहीं अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में हम लोग टीवी देखते थे, दुबे जी की केबल मेरे यहाँ चलती थी और शर्मा जी की शायद आपके यहाँ चलती हो। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे एरियाज में नाम भी वही सोनू काका, मोनू काका, रमेश काका यही रहते थे। केबल बंद हुई, फोन गनगनाना शुरू करा, 15 मिनट में केबल स्टार्ट हो जाती थी। बिल्कुल सही बात। आज इंटरनेट भी उसी लेवल पे है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, सबके पास इंटरनेट उपलब्ध है। और सबसे बड़ी सुविधा पता है उनके पास क्या है? उनके पास IVR नहीं है। उनके पास आज भी वो काका जिंदा है जिनको फोन करके आप जैसे टीवी चालू करवाते थे, वैसे ही आप अपना इंटरनेट भी चालू करवा सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात जो आई है वो ये है कि वही हमारे काका या वही हमारे लोकल केबल ऑपरेटर्स या वही प्रोवाइडर्स आज हमको OTT और IPTVs भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Very nice। पर एक सवाल एक आम आदमी के मन में ये आता है कि एक नेशनल प्लेयर है, उस पर ट्रस्ट है, और यहाँ पर जैसे अगर लोकल प्लेयर के साथ जाता है इंसान तो एक ट्रस्ट फैक्टर का एक प्रॉब्लम आता है, उतना ट्रस्ट नहीं है, तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे? जैसे आपके पास ही आना है किसी को जी। सर्विस देना है, तो ऐसा क्या एश्योरेंस है जो एज कम्पेयर टू नेशनल प्लेयर आपसे जुड़ने में ज्यादा बेनिफिट मैं मिलेगा? यहाँ पे आपको दोनों की बात बताऊंगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानियों को भरोसा चेहरा देख के होता है। सबसे पहले मैं उस लोकल केबल ऑपरेटर की बात करूं कि उस पर भरोसा कैसे करें, तो एक लोकल केबल ऑपरेटर मैक्सिमम एक कॉलोनी में ऑपरेट करता है, 2 में करता है। तो आपको उसका घर भी पता है, आपको उसका ऑफिस भी पता है, आपको उसका रिश्तेदारी भी पता है। और आज भी हम कितनी ग्रोइंग कंट्री बन जाए, हमारा कल्चर वही है कि हम एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं और उसी में हमारा कल्चर का मजा है। तो सबसे बड़ा ट्रस्ट उस लोकल केबल ऑपरेटर पे तो ये है कि वो आपके ही एरिया का है, वो कहीं नहीं जाने वाला। और वो आज से नहीं है, शायद ये जो नेशनल प्लेयर्स हैं ये आने के पहले से वो आपको केबल ला के दे रहा है। ट्रू। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि भाई GWS टेली सर्विसेज पे या किसी भी ISP पे कैसा भरोसा करें, तो आप ISP ऐसे ही नहीं बन सकते। ISP बनने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंसिंग होती है। ओके। आप ऑथोराइज्ड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये काम करने के लिए। ये ISP इज नॉट लाइक समथिंग कि भाई किसी के मन में आया कि आज से मैं इंटरनेट बेचूंगा, वो घर से निकला, इंटरनेट खरीद लाया और बेचने लगा। सो कोई भी ISP अगर है तो वो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट द्वारा। थर्ड, आपने जैसे पूछा कि अगर मेरे पास तक आना है तो कैसे आए। अभी हम लोग MP छत्तीसगढ़ में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों का ऑफिस इंदौर में तो विजयनगर में ही है, और हम लोग भी इसी चीज़ पे काम करते हैं। यू जस्ट कॉल अस, आप हमको एक फ़ोन लगा दो अगर आपको कमर्शियल इंटरनेट चाहिए, या आप लोकल केबल ऑपरेटर हैं और आप अपने एरिया में बैंडविड्थ लेना चाहते हैं, तो
हम आपके पास आएंगे एंड वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस। और इस सर्विस में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप हमसे कमर्शियल इंटरनेट लेते हैं तो हम हर कस्टमर पे डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर रखते हैं, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का ईटीआर कभी भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। क्या बात करो, जी। 30 मिनट्स? जी मतलब मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम आई इंटरनेट की, मैंने फोन लगाया तुरंत मैनेजर को यस। और 30 मिनट में इंटरनेट वापस अप। पर वो ये जो सर्विस है यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा, ये कमर्शियल इंटरनेट लीज लाइन के लिए। हम लोग डायरेक्ट ब्रॉडबैंड सेल नहीं करते हैं। ब्रॉडबैंड जो है वो एलसीओस के थ्रू हम सेल करते हैं। तो अभी आपने बात करी थी एलसीओ, जी। लोकल केबल ऑपरेटर। जी मैं तो आपसे बात करने से पहले पहले तो यही समझ रहा था कि ये तो शायद खत्म हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकल केबल ऑपरेटर्स आज भी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, अकेले इंदौर में 150 प्लस एलसीओस हैं और बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, इंदौर में ऐसे एलसीओस भी हैं जिनके पास आज भी अपना खुद का कस्टमर बेस 4000-5000 है। 4000-5000 लोगों को उन्होंने कनेक्शन दे रखे हैं। 4000-5000 घरों में कनेक्शन दे रखे हैं। टीवी कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन। टीवी, इंटरनेट, ओटीटी, आईपीटीवी। क्या और बात है। इसी जगह जब आपने ये बात बोली तो एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा। सभी लोकल केबल ऑपरेटर्स को एक मैसेज में यहाँ देना चाहूंगा प्लीज। कि आप लोग, अब समय आ गया है कि खुद को थोड़ा सा अपडेट करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी टीम को थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग करें। और बहुत समय हो गया जब से आप लोग किसी के पिन प्लान्स या किसी और की प्राइसिंग को बढ़ा के बिजनेस कर रहे हैं। आज हर किसी को ये फ्रीडम है कि वो अपना बिजनेस डिसाइड करे। सो लोकल केबल ऑपरेटर्स को भी अब शिफ्ट करना चाहिए बल्क बैंडविड्थ की तरफ। बल्क बैंडविड्थ में हिमांशु भाई क्या होता है कि आपने एक बैंडविड्थ का पूरा पैकेट किसी आईएसपी से ले लिया, और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से किस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके। सो दिस इज अ फॉर्मूला जहां से एलसीओज अपना बिजनेस, अपनी अर्निंग, अपना रेवेन्यू खुद डिसाइड कर सकते हैं, बनस्पत इसके कि किसी आईएसपी से, किसी एग्रीगेटर से एक पार्टिकुलर प्राइस पर आपने एक प्लान लिया और उस प्लान को आप थोड़ा सा मार्जिन देके और आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो एलसीओज फेस करते हैं वो ये होती है कि आपका पूरा पेमेंट जो है वो एग्रीगेटर के पास जाता है, और फिर आप वेट करते हो उससे अपना रिम्बर्स कराने के लिए, कमीशन। यस। ओके। और हम लोग अभी इसी चीज को सबसे ज्यादा इनिशिएट कर रहे हैं। हिमांशु भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एमपी छत्तीसगढ़ में अप्रोक्स 100 एलसीओज हमारे साथ काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। और उसमें से जितने एलसीओज बल्क बैंडविड्थ पे आए, दे आर मोर देन हैप्पी। एंड उन लोगों का ये कहना है कि अगर पहले हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता तो, अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, हमारे जबलपुर के एक एलसीओ हैं, उनका कहना है कि आदित्य भाई मेरे पास 3000 कस्टमर थे और मैं पिन प्लान पे काम कर रहा था। बल्क बैंडविड्थ पिछले 4 महीने से जब से आपने मुझे स्ट्रक्चर समझाया, हार्डवेयर दिलाए और चीज़ें समझाई, वो बंदा अपने बिजनेस में 25% प्लस आ चुका है नंबर ऑफ कस्टमर्स। वेरी गुड। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेज है या एक बहुत बड़ा कॉर्नर है जिसपे एलसीओज अभी काम नहीं कर रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एलसीओज बल्क बैंडविड्थ पे फोकस करते हैं तो अपना प्रॉफिट एनी डे एनी टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। बात एजुकेशन की आती है जी। जैसे क्या है कि आज आप सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, जी। सीईओ हैं आप जी। और आपको ये चैलेंज आया तो आपने पढ़ा लिखा, आपको समझ में आया आपने ये करना चाहिए और आपने एक और नया बिजनेस शुरू कर दिया। जी। पर क्या जो ये लोकल केबल ऑपरेटर होते हैं ये भी इतने वेल एजुकेटेड होते हैं, या जो इनके जो फाउंडर्स या ओनर्स होते हैं वो इन सारे डायमेंशन को समझते हैं? हिमांशु भाई, मैं आपको बताऊंगा कि लोकल केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो इस इंटरनेट बिजनेस को लेके टेक्निकली मुझसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है, मुझसे 10 गुना ज्यादा एजुकेटेड है। जब हम एलसीओ से मिलते हैं तो हर बार कुछ नया हमको सीखने को मिलता है। वेरी नाइस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वो तो एजुकेटेड है पर उनकी जो फील्ड में काम करने वाले बंदे हैं, उनकी टीम के जो बंदे हैं, वो उतने एजुकेटेड नहीं। ओके। और समहाउ जब एक बंदा केबल भी संभाल रहा है, आप समझिए एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा टास्क है। अगर 15 किलोमीटर के डायामीटर में उसका फाइबर डला हुआ है तो उस फाइबर का मैनेजमेंट ही बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है। कभी एमपीबी वाला आता है, फाइबर तोड़ जाता है, कभी किसी का मकान बन रहा है, फाइबर तोड़ जाता है, पानी का टैंकर निकला, फाइबर टूट गया, उसको मैनेज करना उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर अगेन जो इस बिजनेस की यूएसपी है कि यू नीड टू बी लोकल, आपको हमेशा अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल रहना है। और एलसीओज की मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, एलसीओज रात की 12 बजे भी अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ नेशनल प्लेयर। यस। सो जब वो इतनी सारी चीजों में एंगेज हैं तो वो अपने फील्ड एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन नहीं कर पाते हैं अपना, एंड दैट इज वेयर बाकी आईएसपी से
हम कहाँ अलग खड़े होते हैं। हमारा इनिशिएटिव या हमारा मोटिव ही ये है कि अगर कोई एलसीओ हमसे कनेक्टेड है वो हमें सिखाए और हम उनकी टीम को 24/7 सपोर्ट करके स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि एक जो लैग आता है फील्ड पे वो अगर खत्म हो जाता है तो एलसीओ की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। हमारे जितने भी एलसीओज हैं सभी की फील्ड टीम से हमारी सर्विस टीम 24/7 कोऑर्डिनेट करती है और जितना उनको एजुकेट कर सकती है उतना हम उनको हार्डवेयर को लेके, फाइबर को लेके, कनेक्शन को लेके, हर चीज को लेके वी ट्राई एंड टीच देम। मैं अगर समझ पाया हूँ थोड़ी बहुत हमारी बातचीत, तो आप कहीं ना कहीं इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो लोकली बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं, और पूरे टाइम पर जो एक एलसीओ है वो ऑक्यूपाइड है। Yes. यहाँ से कॉल आया, वहां से कॉल आया, आप उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि उसकी लाइफ भी थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा हिमांशु भाई आपने। जब हम लोग इन हाउस बात करते हैं एलसीओज के बारे में, तो समवेयर द मोटिव ऑफ GWS टेली सर्विसेज इज टू मेक द लाइफ ऑफ एलसीओ वेरी इजी। हमारा जो मोटिव है वो यही है कि एलसीओज का बिजनेस भी बढ़े और उनकी लाइफ जो वो 24 घंटे की लाइफ साइकिल में चल रही है, दे ऑल्सो डिजर्व अ पीसफुल लाइफ। वेरी नाइस। अभी मुझे ये जानना है आपसे कि हमारे ऑफिस की बात हुई थी, अभी हमने वो 100 MBPS वाला लगा रखा है ब्रॉडबैंड जी। तो अगर मुझे एक ये प्राइवेट लाइन जो आपने बताया, जो लीज लाइन बताया आपने, अगर मुझे ये मेरे ऑफिस में लगवाना है तो कितने MBPS वाली लगवाना है? 100 MBPS वाली लगवाना है? देखिए हिमांशु भाई, अगर आप 100 MBPS का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, कितने कंप्यूटर्स आपके यहाँ भी यूज हो रहे हैं? 5। पांचों पे ऑनलाइन वर्क होता है। हाँ, बट ऑब्वियसली चूंकि आपके यहाँ एडिटिंग और सब कुछ होता है। 100 MBPS में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ना, सिर्फ 10 MBPS की लीज लाइन पे उन प्रॉब्लम्स का नाम भूल जाएंगे आप। 10 MBPS पर? जी। आप मेरी बात समझिए, व्हाट इज MBPS? MB पर सेकंड। क्या आपको ब्रॉडबैंड पे 100 MB पर सेकंड मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वो कभी 40 मिलता है, कभी 30 मिलता है, कभी 100 मिलता है, कभी 90 मिलता है। लीज लाइन में जब स्टैटिक आईपी से आपका कनेक्शन होता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन आपके पास आता है, तो फुल टाइम आपको 10 MBPS की स्पीड मिलती है कंटिन्यूअसली। यस। बहुत इजीली मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट्सएप पे एक 50 MBPS का वीडियो आया, किसी ने शेयर किया। अब 10 MBPS की स्पीड से अगर वो 5 सेकंड में डाउनलोड हो रहा है तो इससे अच्छी स्पीड क्या चाहिए आपको? सही बात है। सो ये ही फायदा है कमर्शियल इंटरनेट का। 5-10 कंप्यूटर अगर आपके यहाँ यूज हो रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, 10 MBPS का लीज लाइन आपका पर्पस 100% सॉल्व करता है। लोगों को क्या लगता है कि यार ब्रॉडबैंड से लीज लाइन महंगा होता है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी और कंटिन्यूस स्पीड मिल रही है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो महंगा है। हाँ, मैं बहुत सिंपल सी तरीके से समझाता हूँ। एक सरकारी नल से पानी भरने जाएंगे, 4 कैन से ज्यादा नहीं मिलेगी, और एक घर में नल होगा वो पूरी अपनी टंकी भरेगा। ये डिफरेंस है ब्रॉडबैंड में और लीज लाइन में। भाई साहब, लीज लाइन करवाओ मेरे ऑफिस में, बाकी बातें मैं बाद में करेंगे आप। ये बहुत मजेदार है। पीतमपुर और रतलाम, ये जो लैबोरेटरीज हैं, इसमें हमने 100 MBPS दिया है, सिर्फ 3-3 लाख रुपए में। ओके। और दोनों जगह हमने 1-1 किलोमीटर का फाइबर डाला हुआ है। पीतमपुर में 1 किलोमीटर और रतलाम में 3.5 किलोमीटर। सो फिजिबिलिटी का भी एक उसमें रहता है, बट बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, मैं फिजिबिलिटी देखता हूँ, फिजिबिलिटी नहीं भी मिली तो मैं आपको इन हाउस लीज लाइन बना के दे दूंगा कि आपका अगर 20 MBPS है तो वो 20 से 19 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। क्या बात है, वेरी नाइस। एक बात आपकी हमारी हो रही थी, आपने बताया कि अभी जो इंटरनेट है वो दिल्ली, मुंबई, वहां से यहाँ पर लाना पड़ता है, कुछ आप समझा रहे थे मुझे, तो वो क्या जरा बताइए ना एक बार। ओके हिमांशु भाई, ये एक शब्द होता है लेटेंसी। यूजुअली एलसीओ सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि यार लेटेंसी बहुत है, लेटेंसी बहुत है। लेटेंसी मतलब यही होता है कि अपलोड और डाउनलोड का जो स्पीड होता है वो कम होता है। अभी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बैंडविड्थ जो है वो ट्रेवल करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैंडविड्थ या तो दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर या मुंबई से आती है, ट्रेवल करके आती है, ट्रेवल करके यहाँ आती है। okay. तो लेटेंसी तो आएगी। और इसी चीज को लेके वी आर वेरी सून प्लानिंग कि हम लोग बहुत जल्दी इंदौर में अपना एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने वाले हैं। इंदौर में जब डेटा सेंटर स्टैब्लिश हो जाएगा, जब बैंडविड्थ यहीं पे सीधे आ जाएगी तो ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, लेटेंसी 0 हो जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज डेटा सेंटर के नाम पे बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बिल्ड कर पाए तो लोकल लेवल पे इंटरनेट या लेटेंसी शब्द, चाहे वो यूजर हो चाहे वो प्रोवाइडर हो, ये लोग भूल जाएंगे। डेटा सेंटर के लिए बीच में बात भी चल रही थी, बीच में पेपर में पढ़ा था मैंने कि कुछ सरकार भी बोल रही है कि डेटा सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन ये भी बताया जाता है कि डेटा सेंटर के साथ में चैलेंज ये है कि डेटा सेंटर को लगता है फ्रेश वाटर बहुत सारा,
तो ये क्या, थोड़ा बताइए। ओके, ये दो तरह के डेटा सेंटर्स हैं। आप जो बात कर रहे हो वो एक अलग डेटा सेंटर है। ओके मैं जो बात कर रहा हूँ वो बैंडविड्थ स्टोरेज सेंटर है, ओके उसको भी डेटा सेंटर बोल। उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है दैट इज द डेटा सेंटर जिसकी आप बात कर जिसमें डेटा स्टोर होता है। यस। ओके, वेरी नाइस। जैसे आपने बताया ना कि बैंडविड्थ भी ट्रेवल करती है। जी अब हम तो आम आदमी हैं, हमको तो लगता है बस ये मोबाइल फोन निकाला और चल रहा है बढ़िया इंटरनेट। मोबाइल का तो और बड़ा स्कैम है। ओके अगर मैं आपको बैंडविड्थ की बात करूं तो नेशनल प्लेयर्स जो हैं उनके पास सारी लिबर्टीज हैं, और नेशनल प्लेयर्स के साथ जो लिबर्टीज हैं उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी हैं। आपने देखा होगा, आप इंटरनेट चलाओ या मत चलाओ, 4:30 बजे आपके पास मैसेज आ जाता है 50% ऑफ योर डेटा पैक हैज बीन ऑक्यूपाइड। रात को 11 बजे आपने चलाया नहीं चलाया, आपका 90% डेली स्टोरेज खत्म हो जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और वही बैंडविड्थ ही इसके पीछे है। मुझे एक सवाल, और जब मोबाइल की बात और डेटा की बात जी। चल रही है, इंटरनेट की बात चल रही है, तो एक नेशनल प्लेयर है, तो मेरे मोबाइल फोन में लिखा हुआ आता है 5G, जी, पर आज तक वो 5G कभी 5G जैसा महसूस क्यों नहीं हुआ मुझे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। आप देखेंगे कुछ स्क्वायर्स, इंदौर में ही बात करता हूँ मैं, कुछ चौराहे ऐसे हैं जहाँ आप जाके खड़े होंगे। आज से 2-3 साल पहले शायद आपको याद हो, इंदौर में बापट चौराहे पे शाम को भीड़ लग जाती थी। बिल्कुल सही बात है। लोग अपना मोबाइल लेके वहां पहुंच जाते थे नेशनल प्लेयर का वाईफाई यूज करने। हाँ दैट वाज 5G। ओके अब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग है नहीं अभी, हर जगह वो टावर्स हैं नहीं, हैं बहुत सारे, 80% है। अभी हम किसी बेसमेंट में चले गए तो वो फट से 4G पे आ जाता है, या आप थोड़े से आउटस्कर्ट्स में गए वो 4G पे आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बड़ा किसी के पास है तो वो भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के पास है। अब 4G की बात करें, मेरा तो इंटरनेट चला गया। देखिए, हम बेसमेंट में हैं शायद। हम इन्वेस्टमेंट में और शहर के बीच में बैठे हुए हैं। हाँ, so ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात है। ओके देखिए, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा। यूजर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, सबके दिमाग में एक चीज है, फ्री या सस्ता। बट एट द एंड ऑफ द डे हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्री की मियाद बहुत कम होती है, और फ्री सिर्फ आदत डालने के लिए होता है, और जब आदत डल जाती है तो वो फ्री बहुत महंगा हो जाता है और हमें समझ में भी नहीं आता। और सेम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ है। आपको लगता है मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं 10 रुपए कमा रहा हूं। ये समय है कि जब हमको ये समझना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा दे के 50 रुपए कमा लूंगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक दिन का नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और इंटरनेट तो आज वो है कि जिसके बगैर अब जीवन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। इंटरनेट के बिना बिल्कुल जीवन पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप इंटरनेट का बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप सोच रहे हैं कि यार मैं 2 पैसे बचा लूं, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर। आप अच्छा लो, अच्छा बेचो, तभी आप अच्छी सर्विस दे पाओगे। वेरी नाइस। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं GWS टेली सर्विसेज के बारे में, कि मूलभूत रूप से कौन व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर सकता है? मेरे जैसा एक छोटा कंपनी ओनर, कोई बड़ा कंपनी ओनर, या कोई लोकल केबल ऑपरेटर, कौन कौन आपसे कनेक्ट कर सकता है? अभी हिमांशु भाई, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम कमर्शियल इंटरनेट की बात करें, ऐसा कोई भी एंटरप्राइज जहां पर 5 से 6 कंप्यूटर्स दिन भर यूज हो रहे हैं, जिनको स्टेबल इंटरनेट की जरूरत है, उससे लेकर तो कोई बड़ी से बड़ी IT कंपनी, कोई हॉस्पिटल, कोई होटल, कोई रिसोर्ट, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां मल्टीपल लैब्स बने हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, बड़े स्टोर्स, एनीवन जिसको भी स्टेबल नेटवर्क चाहिए, उनके लिए कमर्शियल इंटरनेट सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और MP और छत्तीसगढ़ में आई अश्योर कि शायद हमसे सस्ता कमर्शियल इंटरनेट अभी कोई भी नहीं दे रहा है। पर आपने बोला ना, जरूरी नहीं सस्ता हो तो अच्छा हो। हाँ, ये बात है, पर सस्ते के साथ सर्विस हो तो वो जरूर अच्छा होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप इंटरनेट तो दे ही रहे हैं, जी, फिर आपको रियलाइज हुआ कि इंटरनेट के साथ में एक समस्या है, वो है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। जी, और जब आपको ये समस्याएं भी आई, तो आपने फिर इसके ऊपर भी काम करा, और जी आपने हाँ। कहा क्रांति हम एक और करेंगे, जी, और आपने फिर एक और इसी अम्ब्रेला के अंडर एक और आपने वर्टिकल फॉर्मेट फॉर्म कर दिया, जिसका नाम है धन कुबेरा, जी हाँ, जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। जी। तो ये क्या करता है? हिमांशु भाई, एक बात मेरे दिमाग में बड़ी चलती है कि जिंदगी ऑक्सीजन के बगैर नहीं चलती, बिल्कुल सही बात है। और व्यापार की ऑक्सीजन आज की इस 21st सेंचुरी में है इंटरनेट और पैसा। आज आप देखेंगे हर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। ट्रू। हम बहुत ब्रॉड सेंस में ना जाएं, दुनिया और भारत की बात ना करें, तो आज इंदौर में आप देखेंगे हर कॉलोनी में कोई एक लेडी है जो कपड़े अपने घर से बेच रही है ऑनलाइन।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल फेसबुक, मीडिया, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। राइट? या शूज हैं, ग्लासेस, कोई भी चीज आज की तारीख में ऑनलाइन बिक रही है, बिल्कुल सही बात है। राइट? एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम। ई कॉमर्स जो है वो अब क्विक कॉमर्स बन चुका है। अब क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये बड़े प्लेयर्स के काम है। बहुत सारे लोग हैं जो घर से अपना बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड स्टोर्स हैं जो अब ऑनलाइन आ गए हैं, जिनने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं। सब लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। अब जब हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है पेमेंट सिक्योरिटी। एक बहुत पुराना विश्वास है हम लोगों का, आप भी शायद अग्री करेंगे मुझसे, कि सेलर्स आर फ्रॉड। ऐसा निकलता है ना कि हाँ, बेचने वाला फ्रॉड होता है भाई, इसने कुछ ना कुछ टिका दिया। आज ऑनलाइन बिजनेस में एक नई चीज है, इवन बायर्स कैन बी द वन। कैसे? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो शायद आपने भी कल परसों ही पढ़ा होगा। वो कोई प्रैक्टिस थी या क्या, मुझे नहीं पता। जयपुर के एक होटल के बाहर 4 घंटे में 150-200 उबर कैब्स इकट्ठी हो गई। ओके। और वहां कोई नहीं मिला। तो उन्होंने फेक एक फेक प्रॉक्सी से कोई बंदा बार बार कैब्स बुक कर रहा था और 4 घंटे तक वहां कैब्स आती थी। सो ये ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ एक फ्रॉड हुआ। सेम वे क्या होता है, अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप ऑनलाइन क्लोथ्स सेलिंग कर रहे हैं, आपके डेली 10 से 15 ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, जिनको आप सामने वाले के घर तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कभी तो क्या होता है कि गलत डिलीवरी हो जाती है, या साइज का कोई डिफरेंस आ गया, या प्रोडक्ट दूसरा चला गया। तो लोगों के पास एक ऑप्शन होता है अपने बैंक को चार्जबैक रेस्ट करने का। ओके। नो, व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप सेविंग अकाउंट पे काम कर रहे हैं, या आप स्टैटिक क्यूआर कोड जो यूजुअली सभी के पास होते हैं, आपके और मेरे पास भी, हम शेयर कर देते हैं और पेमेंट बुलवा लेते हैं। जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो बैंक जैसे ही चार्जबैक आता है आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब आप सोचिए, अगर आप एक सेलर हैं, आपका 1,000 रुपए का प्रोडक्ट गया है, आपकी बैंकिंग रोज की 10-20 हजार रुपए की, उस एक चार्जबैक की वजह से बैंक आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर देगा। अरे 10-20 हजार क्यों, लाखों की भी हो सकती है। हाँ, ये करोड़ों की भी होती है। तो आपका जब तक वो सेटलमेंट नहीं होगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अच्छा। दिस इज वेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कम। ओके। अगर आप एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये चार्जबैक वाले सिचुएशन पे कभी भी फ्रीजिंग नहीं झेलनी पड़ेगी। जितने अमाउंट पे आपका चार्जबैक आया है उसके आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसका आप पूरा ट्रेल बताएंगे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर उस चार्जबैक के इशू को हैंडल करेगा। सिर्फ उतना ही अमाउंट आपका होल्ड होगा, पर आपका ट्रांजैक्शन फ्लो कभी नहीं रुकेगा। मैं आप समझ पाया हूँ बात। जी। बात ऐसी है कि अगर कोई भी दुकानदार है जो आजकल क्यूआर चल रहे हैं, अलग अलग कंपनी के क्यूआर जी। कोड चल रहे हैं, उन्होंने लगा जी। रखा है अपना सेविंग बैंक अकाउंट, अगर वो यूज कर रहे हैं, तो अगर कभी भी किसी ने चार्ज बैक उस पर मार दिया जी, तो पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। दुकानदार के लिए वो क्यूआर कोड यूजफुल है स्टैटिक, क्योंकि दुकानदार इन पर्सन सेलिंग कर रहा है, उसके यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है, उसके पास सारे ट्रेल्स हैं, उसने तुरंत बिल बना के दिया और इट इज एन हैंडफुल एक्सचेंज। ओके। पर जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो हाँ। आपने किसी को देखा नहीं। सही बात। आपकी वेबसाइट पे, आपके व्हाट्सएप कैटलॉग पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पे एक प्रोडक्ट डिस्प्ले है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है कि वो आके ऑर्डर प्लेस करेगा, पे करेगा, और आपके पास वो सारी चीजें हैं। फिर भी आपने उससे मिले नहीं। इंस्टाग्राम पे तो वो आपको डीएम कर देगा, आई वांट दिस, आप भेज दोगे। व्हाट्सएप पे वो आपको डीएम कर देगा, मुझे ये चाहिए, आप भेज दोगे। अब वहां पे अगर आपने क्यूआर कोड से पैसा लिया है और उसने चार्जबैक रेस कर दिया, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एक सबसे सटीक एग्जाम्पल है ट्रैवल एजेंसीज। ट्रैवल एजेंसीज में जो पैकेजेस बुक होते हैं, अब उसका रीजन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर 90% पैकेजेस जो है वो क्रेडिट कार्ड से बुक होते हैं। ओके। अब समहाउ किसी बंदे का ट्रैवल प्लान चेंज हो गया, या कोई इमरजेंसी से वो नहीं जाना चाहता। अब वो बंदा अगर एजेंसी को बोलेगा तो एजेंसी उसमें से 10-20% तो अपना चार्ज करेगी। सो व्हाट पीपल डू इज पीपल रेज अ चार्जबैक ऑन देयर क्रेडिट कार्ड। ओके। सो उतना पूरा पैसा तो आपका फ्रीज हुआ और आपका पूरा ट्रांजेक्शनल अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। नाउ एट धनकुबेरा व्हाट वी डू, धनकुबेरा एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस जहां आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन सेलिंग हो रहा है, यू कैन यूज अस। हम आपको पेमेंट सिक्योरिटी देते हैं, सीमलेस पेमेंट ट्रांजेक्शन्स देते हैं, प्लस हम आपको एक पूरा डैशबोर्ड देते हैं, जिस डैशबोर्ड पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, कहीं भी आप दिन भर देख सकते हैं कि अपना कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना आपके पास आया है, कितना आपके पास से गया है, सब कुछ आपको वहां पे विजिबल होता है।
आज इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हिमांशु भाई, कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या पेमेंट गेटवे हर बिजनेस को चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे भी बड़े प्लेयर्स पे या पेमेंट गेटवे पे जब अप्लाई करता है एक बिजनेसमैन, तो उसको महीनों लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जितना शायद बिजनेस खोलने से पहले इंसान नहीं सोचता है कि मुझे चाहिए। पेमेंट गेटवे लेना एक बिजनेसमैन के लिए ऐसा हो जाता है जैसे वो लोन मांग रहा हो। एट धनकुबेरा अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास आपके केवाईसीज हैं और आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, यू कैन गेट ऑनबोर्डेड। और प्लस यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज, चूंकि आपने देखा कि भाई हमने हमेशा चैलेंजेस फेस करके ही बिजनेस स्टार्ट करा जी, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमने फेस कर लिया कोई और ना करे। आपने अगर किसी पेमेंट गेटवे पे अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर भी लिए तो आपको ऑनबोर्डिंग में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाता है। ओके, वहीं धनकुबेरा पे कोई भी बिजनेस सिर्फ 15 मिनट में ऑनबोर्ड होके उसके 16वें मिनट में अपने ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट कर सकता है। 15 मिनट बाद? जी, सिर्फ 15 मिनट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्राइटेरिया है? जैसे मेरा बिजनेस है जी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जिससे मैं जो ये पेमेंट सर्विस है आपकी, इसको मैं अपने बिजनेस के लिए इनेबल कर सकूं? देखिए एक बहुत लेमन एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। अगर आपका एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो प्रोप्राइटर के केवाईसीज और गुमाश्ता लाइसेंस, सिर्फ इतने पर भी आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है। ओके, और एक और चीज मैं बताऊंगा पेमेंट गेटवे को लेके, जिन भी लोगों ने पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई किया होगा वो सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गेटवे पे ऑनबोर्ड तो हो जाते हैं, पे इन भी स्टार्ट हो जाता है, पर जब पे आउट की बात आती है तो फिर से कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि 15 दिन तक पहला पे आउट ही नहीं मिलता है। ओके, और धनकुबेरा पे आप जैसे ही ऑनबोर्ड होते हैं, आपके ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस एंड योर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, आपका जो भी सेटलमेंट साइकिल होता है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है आपने। जो चैलेंजेस यूजुअली आते हैं नेशनल प्लेयर्स के साथ में, वो आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं ये कहूंगा हिमांशु भाई, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जहां पे सबसे बड़ी चीज है कि आपका पैसा इन्वॉल्व है, तो फिर इंसान को सीमलेस सर्विस ही चाहिए होती है। हम किसी भी चीज का इंतजार कर सकते हैं, पैसे का नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। अगर किसी ने बोला है 12 बजे दूंगा और 12:05 हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन खराब हो जाता है उसके प्रति, फिर वो कोई भी हो। और बिजनेस का पैसा अगर पहली बार में 15 दिन अटक गया तो इंसान का वो पूरे स्ट्रक्चर से ही दिमाग दूर हो जाता है। आप सोचिए कितना हसल होता होगा एक बंदे को, उसको अगर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या पेमेंट गेटवे चाहिए, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है वो 15 दिन 20 दिन से। कभी उससे बोल देते हैं 3 साल के रिटर्न चाहिए, कभी बोल देते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, उसने गुमाश्ता दे दिया तो बोलते हैं कि अब आप जाके उद्यम का भी रजिस्ट्रेशन कराइए। ये सब करते करते 15-20 दिन हो गए एंड फाइनली वो खुश होता है कि यार मेरा तो अब पेमेंट गेटवे आ गया, मैं अपनी वेबसाइट पे लगा लूंगा या मैं लिंक जनरेट कर लूंगा और अपने क्लाइंट्स को भेजूंगा, मेरे को पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा जहां मेरे को सब कुछ दिखेगा। अब वो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, वो कॉल करता है अपने सर्विस प्रोवाइडर को या अपने अकाउंट मैनेजर को, फिर अकाउंट मैनेजर एक नया डॉक्यूमेंट लाके देता है कि सर आपको ये और लाके देना है, फिर आपका पे आउट होगा। सो जहां इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है वहां उसकी एक पेनफुल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग वी आर वेरी न्यू इन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इट्स बीन जस्ट अ क्वार्टर एंड वी आर वर्किंग विद ऑलमोस्ट 50 मर्चेंट्स। वेरी नाइस। और आप बात मानेंगे हमारे 50 मर्चेंट्स में से 40 मर्चेंट्स वो हैं जो बड़े नेशनल प्लेयर्स को छोड़ के हमारे पास आए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स फैंटास्टिक। दूसरी चीज, जब आप पेमेंट गेटवे के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन इतना होना चाहिए, आपकी वैल्यू इतनी होना चाहिए। विद धनकुबेरा कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। आप किसी और गेटवे के साथ जाते हैं तो वो आपसे ऑनबोर्डिंग चार्जेस भी लेते हैं और सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी लेते हैं। मतलब जो आप गेटवे यूज कर रहे हो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है, फिर आपकी जो ऑनबोर्डिंग हो रही है उसका चार्ज भी आपको देना है, प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो तो आपको पे करना ही है। विद धनकुबेरा यू ओनली हैव टू पे द ट्रांजैक्शन चार्जेस एज पर योर बिजनेस, नो ऑनबोर्डिंग चार्जेस, नो सब्सक्रिप्शन चार्जेस। वेरी नाइस। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा हिमांशु भाई आपको, धनकुबेरा इज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। सो हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल यूज करते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल में क्या होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल गेटवे एपीआईज काम करती हैं। सो जब मल्टीपल एपीआईज होती हैं तो पेमेंट फेलियर का चांस 0.1% बचता है। ओके। कभी अगर कोई एपीआई ने किसी बैंक को अगर रिजेक्ट किया या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो एपीआई पीछे होकर दूसरी एपीआई उसको सक्सेसफुल कर देती है। दैट मीन्स आप अगर एक मर्चेंट हैं
और आपका पेमेंट धन कुबेरा पे हो रहा है तो 99.9% आपका सक्सेस रेट रहने वाला है। तो मुझे ये समझ में आया कि धन कुबेरा जो है जी। हर उस इंसान के लिए है जो एक टी शर्ट इंस्टाग्राम पर बेच रहा है, या कोई शूज व्हाट्सएप पर बेच रहा है, या कोई फेसबुक पर कुछ सेल कर रहा है, अपना जी। आर्टवर्क सेल कर रहा जी। है। तो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल है। उन सभी के लिए भी और उन सब लोगों के लिए भी जिनने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है प्रॉपर और वेबसाइट से सब कुछ शोकेस करके बेच रहे हैं, वो फिर चाहे उनकी वेबसाइट अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या उसके जैसा कुछ हो। क्या बात है, जी। वेरी नाइस। मुझे बात याद आई बहुत अच्छी, जब आपने बोला था कि कई बार लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करा किसी ने, आपने किसी को कुछ सील करा और वो पेमेंट पे जाकर के क्या कर देता है, वो चार्ज बैक कर देता है। मुझे रिसेंटली अभी कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई थी, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा कंटेंट बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ कंटेंट बनाते हैं। तो मुझे कुछ जो ये बाइक वाले नहीं होते, जो बाइक्स टैक्सी सर्विस होती है, तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट करी कि यूजर क्या कर रहा है, यूजर भी पे कर दे रहा है और पे करने के बाद वो कर दे रहा है, चार्ज बैक कर दे रहा है उसके ऊपर, तो हमारा रुपया रुक जा रहा है। जी। अब ये तो और बड़ा केस हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो जो हैं राइडर्स, दे आर एसोसिएटेड विद देयर कंपनी, राइट। तो इनके साथ क्या होता है कि अगर एक या दो चार्जबैक किसी ने कर दिए तो उस यूजर का जो पूरा 15 दिन का पैसा बना है कंपनी वो रोक देती है कि आप इसका रेजोल्यूशन लाओ। अब आप सोचिए कि एक राइडर के साथ अगर ये चीज चल रही है तो राइडर की लायबिलिटी तो वहां जीरो है, क्योंकि उसका पूरा रेजोल्यूशन उसकी कंपनी करेगी। सही बात है, वो एक बड़ी कंपनी है, वो रेजोल्यूशन कर लेगी। व्हेन यू आर रनिंग योर ऑन बिजनेस, और चलते बिजनेस में अगर आपका बैंकिंग अकाउंट फ्रीज हो गया तो वो जितने दिन फ्रीज है उतने दिन आप जीरो हो गए। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। ये बड़ा मजेदार सॉल्यूशन आप पूरी दुनिया में दे रहे हैं। तो आप इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पेमेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इन एंड आउट आप जो है लोगों को सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, कोशिश बिल्कुल हम यही कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ग्रीन वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का? ये तो अभी 2 स्टेप है आपके, मैं देखा 2 चीजें तो आप कर रहे हैं अभी, और सॉफ्टवेयर भी आप बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि अभी हम सबसे पहले धन कुबेरा को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें पहुंचाएं, और इंटरनेट सर्विसेज में जल्द से जल्द हम इंदौर में एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करें। इसी के साथ साथ हिमांशु भाई, हम लोग वीडियो गेम्स भी बनाते हैं। अच्छा। और अब हम लोग रामायण बेस्ड एक वीडियो गेम बना रहे हैं। अगेन बात वहीं आ जाती है कि समस्या दिखती है और हमारे दिमाग में बिजनेस आता है। आज का बच्चा मोबाइल के बगैर नहीं रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा मोबाइल के बगैर नहीं रहता है तो जितने समय मोबाइल पर है उतने समय अगर उसको सनातन धर्म की शिक्षा मिल जाए उसके खेल के साथ, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ हो सकता है। क्या बात है, ये गेम कब तक आने वाला है? इस गेम का फर्स्ट वर्जन हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ऑलमाइटी हनुमान के नाम से प्ले स्टोर पर है, पर वो सिर्फ एक एंडलेस रनर गेम है। ग्रीन वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बहुत जल्दी रामायण के चैप्टर बेस्ड एक गेम लाने वाला है जो बच्चों को एंड टू एंड रामायण की पूरी शिक्षा देगा। अमेजिंग, बहुत क्रिएटिव आइडिया मेरे हिसाब से, क्योंकि यूजुअली आजकल वीडियोस अवेलेबल हैं, पर वीडियोस देख देख के बच्चे बोर हो चुके हैं। ये कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं जी। क्या बात है, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे बात करके। मुझे समझ में ये आया कि मुझे ऑफिस जाकर के बात करना है मेरी टीम से कि अपन को क्या है कि वो लीज लाइन खिंचवानी है कि अपने ऑफिस के अंदर। तो मुझे एक तो चीज ये समझ में आई, और दूसरी चीज मुझे ये भी समझ में आई है कि जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर हमको कैसे आपकी जो ये पेमेंट सर्विसेज है तो इसको कैसे हमको इनेबल करवाना है उस पर। तो वो अभी ऑफ द कैमरा मैं समझूंगा आपसे। आपको पता ही है हिमांशु भाई 15 मिनट का काम है पर वो हम स्पेशल डिस्काउंट लेंगे, बिल्कुल अनऑफिशियल हिमांशु। आदित्य जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने ये चीज समझ ली कि दुनिया में आज की तारीख में जो 2 पेन पॉइंट है, ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है, एक तो इंटरनेट है, तो उस पर आप बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं और आप सीमलेस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया को। और दूसरा जो है एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का भी आप काम कर रहे हैं, जो पेमेंट लेने में इश्यू आता है लोगों को वो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप लोग ये पूरा का पूरा वीडियो इसलिए देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि जब समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उस समस्या से आपको मुंह नहीं फेरना है, आपको उस समस्या से लड़ना है। आदित्य जी इस बात का उदाहरण है कि जो चैलेंजेस इन्होंने फेस करे उनका उन्होंने सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन तो छोड़िए, इन्होंने तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और पूरे देश या इंदौर की बात करता हूं तो इंदौर के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी पूरी की पूरी। तो आप अद्भुत हैं, आप जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को और इस दुनिया को, तभी जाकर के ये देश और ये दुनिया और ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत बन पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वे यू आर। और सिर्फ लास्ट सवाल, अब 2-3 सवाल जो मैंने आपकी कंपनी आपका बिजनेस समझा, जो मेरे दिल में सवाल रहते हैं वो सवाल
कि जब ये चैलेंजेस आपने फेस करे जी। तो आपके मन में एक आम आदमी जैसी परेशानी उत्पन्न नहीं कि अरे यार ये प्रॉब्लम है और मैं क्या करूं, या हाउ योर ब्रेन वर्क्स एट द टाइम? होता क्या है हिमांशु भाई कि जब प्रॉब्लम आती है तो आप एक थ्रेशोल्ड तक ही उसको झेल पाते हो। ह्यूमन नेचर है, प्रॉब्लम आई चलो यार करते हैं, चलो यार करते हैं, पर जब वो थ्रेशोल्ड खत्म होता है ना और आपको पता है कि मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अपने आप आपका दिमाग चलना स्टार्ट होता है एंड दैट इज वेयर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या बात है। इंसान अगर पढ़ रहा है और उसको पढ़ के कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके लोगों से मिल रहा है, माई बिलीफ इज कि दुनिया में आज भी कोई कितना भी ऑक्सीजन हर तरह का हर इंडस्ट्री में है, लाइफ का सबसे बड़ा ऑक्सीजन है पढ़ना और इंसानों से बात करना। क्या बात है। अगर आपने कुछ पढ़ा है, उसकी जानकारी लेने आप बाहर निकल गए तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और बचपन से ही आप बिजनेसमैन, एक कंपनी का फाउंडर बनना चाहते थे या बचपन कोई और सपना था? सपने की अगर बात करूं तो मेरे सपने बड़े अलग अलग थे और हाँ, पर अब पता है कि अब क्या करना है। अभी तो सिर्फ ये है कि जहाँ जो चैलेंजेस दिखते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाना है और उस अपॉर्चुनिटी को खुद तक लिमिटेड ना रख के इट शुड बी स्प्रेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ पीपल। एक लड़का या लड़की जो भी इस वीडियो को देखेगा, सुन रहा है इन बातों को, और उसके मन में भी एक सपना है, उसको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो जब आप लोगों ने पहली बार अपनी ये कंपनी शुरू करी या जब ये बिजनेस शुरू करे तो आपको चैलेंजेस आए होंगे, तो वो चैलेंजेस को आपने कैसे फेस करा, कैसे सॉल्व करा, पहला ये बताइए, फिर अगला सवाल और है। आप जब लड़का लड़की की बात कर रहे हैं तो somehow I can understand कि आप यूथ की बात कर रहे हैं। यस। एंड मेरा यूथ से यही कहना है, चैलेंजेस हमेशा आते हैं। हम चलना सीखे तब घुटने पे गिरते थे, हम स्कूल गए तब जाने के लिए रोते थे और स्कूल से निकले तब स्कूल छूटने पे रोए थे। कॉलेज आए तो भी चैलेंजेस आए और कॉलेज से बाहर आने के बाद अब नए चैलेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं। चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक इंसान की जर्नी में अगर चैलेंज नहीं है तो वो जी नहीं रहा है। चैलेंजेस से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका होता है, उसको फेस करो, उसकी जड़ तक जाओ, उससे संबंधित चीजें पढ़ो और उसके जो मास्टर्स आपको उस पढ़ाई से मिलते हैं उनसे जाके मिलो। अगर आप इतना करोगे हर चैलेंज पीछे चला जाएगा और आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। क्या बात है। सक्सेस की क्या परिभाषा है अकॉर्डिंग टू यू? मेरी सक्सेस की परिभाषा एक बिजनेसमैन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सक्सेस की परिभाषा है माता पिता के साथ रहना, इतना कर लेना कि उनको अच्छा लगे और जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात नहीं करता मैं कि 140 करोड़ का देश है, इसको हो जाए, ये हो जाए, 4 लोगों को भी फायदा मिल जाए, दैट इज माई सक्सेस। अभी आप सक्सेसफुल हैं? नहीं। वेरी नाइस। तो आप जब सोते हैं तो सोने से पहले क्या सपना देखते हैं? हिमांशु भाई, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है शायद आपको नया चैप्टर मिल जाए इससे। मैं लाइव सोता हूँ। कई सालों से ऐसा हुआ है कि मैं लाइव सोता हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ वो सोचते सोचते ही मेरी पूरी रात निकल जाती है। अच्छा। मैं ऐसा सोता हूँ कि अगर पंखा चल रहा है तो मुझे ये पता है कि अभी वो चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, बंद हो गया तो बंद हो गया, कोई निकल के गया तो वो भी दिख जाता है। अभी अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरी नींद पूरी के पूरी धन कुबेरा की होती है। मैं रात भर सोते हुए भी सिर्फ यही सोचता हूँ कि क्यों किसी को चार्जबैक लगे, क्यों किसी का अकाउंट फ्रीज हो और क्यों किसी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए परेशान होना पड़े। एक इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो अपने पैसे के लिए कर रहा है, उस पैसे के लिए तो उसको ईज मिले। अभी तो मेरी रातें ऐसे बीतती। एक पहला स्टेप बता दीजिए। पहला स्टेप, किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना है, तो पहला स्टेप उसने क्या लेना चाहिए? अगर आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा कि क्या आप खुद टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो, आप जिस भी डोमेन में काम करना चाहते हो। मेरा ऐसा बिलीफ है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कोई दुकान खोलनी हो, उस चीज में पहले जाके 1-2 साल काम करना चाहिए। ओके। इट्स नेवर गुड टू जंप इन द सी राइट अवे। स्विमिंग पूल्स हैं, गो ट्राई योरसेल्फ, 4 फीट 12 फीट 16 फीट तक ट्राई करो। वहां जब 1-2 साल में एक्सपोजर मिल जाए देन बिल्ड योर ओन थिंग। एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, वो लिंक्डइन हो या बड़े एचआर फोरम्स हो, उनके अंदर कि जो आज का जो यूथ है ये काम को लेकर के ऐसा मुकर जाता है। कोई बड़ा चैलेंज आता है तो तुरंत ये मुकर जाता है। अब आपके पास कंपनी और आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे यंगस्टर्स आपकी कंपनी में होंगे, तो आप ये चैलेंज फेस करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं हिमांशु भाई। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है
कि यूथ इज नॉट डिग्री ओरिएंटेड। ओके। आज के यूथ के दिमाग में सिर्फ एक चीज आ चुकी है, आई हैव डन दिस डिग्री। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, टेक्निकल इंटरव्यू हो, मार्केटिंग का इंटरव्यू हो, फाइनेंस का इंटरव्यू हो, एचआर का इंटरव्यू, कितने अच्छे क्रेडेंशियल वाला कैंडिडेट हो वो आपके पास आता है, हम उससे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोडक्शन भी वो 4 लाइन से 5वीं मुझे सुनने को ही नहीं मिल रही है, आई एम दिस, आई बिलोंग टू दिस, माई फैमिली इज हैविंग ऑल दिस। और मेरी एक आदत है, मैं पूछता हूँ, मैंने भाई अब बताओ तुम में सबसे अच्छी 3 क्वालिटीज क्या है। अब आप बिलीव करोगे, अगर मैं महीने में 100 यूथ के इंटरव्यू ले रहा हूँ तो पूरे 100 यूथ में 3 ही क्वालिटीज हैं। क्या है वो? आई एम अ गुड लर्नर, हाँ। I have very good communication skills, ओके। and I'm having very good convincing power. अब आप एक बात बताइए, किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आए हुए बंदे के कन्विंसिंग पावर का मैं क्या करूंगा? उसको टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए ना। और दिमाग में क्या है, अभी बीच में कुछ कंपनीज आई, नेशनल प्लेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनमें से कुछ बंद भी हो गई। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक फितूर भर दिया यूथ के मन में, सीधे पैकेज 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का पैकेज। और आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, ये वो कंपनीज हैं जिनने एम्प्लॉयज को, इस यूथ को 16-16 घंटे काम कराया है ना। अब ये यूथ वहां गया, 16 घंटे काम करा, 3 महीने बाद छोड़ के आ गया। ये भूल जाता है कि 16 घंटे मेरे साथ क्या हो रहा था, आई वॉज एक्सटॉर्टेड। पर इसको ये याद है कि मेरा पैकेज 8.5 था। अब ये हमारे पास इंटरव्यू देने आता है और बोलता है, सर माय लास्ट सीटीसी वाज 8.5 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10। आप इनसे पूछो वाई। अब उस वाई में कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने इस 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में क्या स्किल्स डेवलप करी, या मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो। प्रॉब्लम विद टुडेज यूथ इज कि भाई मैंने तो ये डिग्री ली है और इस डिग्री को लेने की वजह से मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। डिग्री से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ऑल्दो ये लास्ट ईयर की न्यूज थी, डीयू जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टॉपर है, उन्होंने लिंक्डइन पे बाकायदा पोस्ट किया था जी। कि मेरे पास अक्रॉस इतने सारे मेरे हाँ। ग्रेजुएशन के ईयर्स में गोल्ड मेडल है, हाँ। लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। राइट। और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि आप प्लीज अपनी स्किल पर काम करिए, ये गोल्ड मेडल्स और डिग्री अब काम नहीं कर रही है। तो डिग्री कितनी मायने रख रही है आज की तारीख में, क्योंकि आप बहुत सारे इंटरव्यूज करते हैं आज के जमाने में। मानशु भाई, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप और मैं इंदौर में रहते हैं, बहुत से एमबीए वाले बच्चे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज से, बहुत से बीटेक वाले बच्चे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज से, जॉब करने के बाद 10,000 15,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ डिग्री। वहीं अभी गर्मी चल रही है तो मैं गर्मी का एग्जांपल देता हूँ। एक एसी रिपेयर करने वाला बंदा है, उसके पास स्किल है, और अगर वो इंदौर में है तो वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। क्या बात कर रहे हो? जी, क्योंकि उसका विजिटिंग चार्ज अलग है, उसका टेस्टिंग चार्ज अलग है, और उसका फिर उसको सही करने का चार्ज अलग है। अब ये जो मैं बोलने वाला हूँ, शायद ये आपको एक नई डिबेट दे दे। पीपल माइट रेज क्वेश्चंस ऑन यू कि आज की तारीख में एक बीटेक और एमबीए से ज्यादा एक एसी रिपेयर करने वाला बंदा कमाता है, और सिर्फ इसलिए कमाता है क्योंकि उसके पास खुद की स्किल्स है। वेरी नाइस। मैं आपकी इस बात से बहुत हद तक एग्री करता हूं, फिर वो एसी रिपेयर करने वाला हो या एक्सवाईजी अलग फील्ड का हो, पर हाँ, स्किल ड्रिवन लोग जो है वो रुपया कमा रहे हैं इसकी। 100% एग्री विथ यू। अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल ये, आप अपनी कंपनी को एक्सपैंड करेंगे तो आपको एम्प्लॉयज लगेंगे, तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर ये बताइए, आप कौन से टॉप 5 स्किल सेट देखते हैं एक एम्प्लॉय के अंदर, या एक अच्छे जो कंपनी में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे इंसान में आप क्या टॉप 5 स्किल सेट देखते हैं? ओके, टेक्निकली तो मैं नहीं बताऊंगा, बट नॉन टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो मैं यूजुअली 5 चीजें जो किसी भी कैंडिडेट में देखता हूं। पहला होता है उसका मोटिवेशन जॉब करने का, कि उसको जॉब करना क्यों, ये सबसे स्ट्रांग चीज है जो मैं देखता हूँ। सेकेंड इज कि वो खुद को लेके क्या सोचता है, उसको खुद का अच्छा और बुरा कितना पता है। थर्ड, कि अगर उसने कुछ पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई के एक्चुअल कुछ सब्जेक्ट्स में तो उसको मास्टरी हो, मास्टरी ना भी हो तो कुछ तो नॉलेज हो। सही बात है। मतलब अगर आपने एमबीए किया और आपको शायद वो 5 P's ऑफ प्लानिंग नहीं पता है, तो आपने क्यों एमबीए किया है? ट्रू। चौथी चीज जो मैं देखता हूँ वो ये कि वो बंदा खुद की कितनी केयर करता है।
I personally believe कि अगर if you don't love yourself, you cannot serve anyone or anything in the world. I 100% agree with you. जी. एंड फिफ्थ एंड लास्ट ये शायद मेरा नेचर है, दूसरी कंपनीज नहीं करती होंगी, मैं थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बातों बातों में चेक करता हूँ, जिससे क्या होता है ना, फैमिली बैकग्राउंड से एक बहुत सिंपल सी चीज निकल के आ जाती है. दिस इज माय एक्सपीरियंस. आपका लाइफ का ग्रोथ या आपका लाइफ का साइकिल जैसा रहा है, उतने रिस्पॉन्सिबल आप होते हो. True. सो ये 5 चीजें हैं जो मैं देखता हूँ. हाँ, टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा तो फिर देयर आर IT लीड्स जो कोडिंग करवा के भी देखते हैं, जो डिजाइन बनवा के भी देखते हैं, तो वो एक अलग चीज होगी. पर जो टेक्निकली भी जो आपकी कंपनी में आ रहा है हायर होने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, उन लोगों में भी ये 5 चीजें तो होनी चाहिए. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर आपको मैसेज देना है वापस से, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी अभी जी. जॉब हायरिंग की बात भी कर ली है, हमने जी. स्किल सेट की बात करी है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देंगे ऑन स्किल सेट, कि कौन से स्किल्स उन्हें डेवलप करना चाहिए? जरूरी नहीं आपकी कंपनी के जी. लिए, पर लाइफ में सरवाइव करने के लिए, अपनी कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए, तो वो क्या स्किल सेट होना चाहिए लोगों के पास में? ओके. मैं यूथ को सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सबसे टफ होता है लाइफ में किसी जगह बैठे रहना. हम स्कूल में होते हैं तो भी हम बेंच पे हिलते रहते हैं, राइट. हम कॉलेज में होते हैं तो हम बंक मारते हैं. सबसे पहले ये इवैल्यूएट करो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप सबसे ज्यादा बैठ सकते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा टाइम दे सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जावा हो, पाइथन हो, मॉन्स्टैक हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फाइनेंस हो, टैली हो, अकाउंट्स हो. अगर आप पेंटिंग में 2 घंटे बैठ सकते हो, 6 घंटे बैठ सकते हो. अगर आप कैमरा लेके 6 घंटे उस कैमरे में कुछ नया कर सकते हो. एनीथिंग, दुनिया की कोई भी चीज जिसमें आपको लगता है कि आप दिल से इन्वॉल्व 4 से 5 घंटे हो सकते हो, उसी को अपनी स्किल बनाओ. स्काई इज द लिमिट. आई अप्रिशिएट दिस. मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ आपके आंसर को. ये बहुत जबरदस्त आंसर था एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much, आप कुछ Himanshu. रहा नहीं, आपने जो ये बात बोल दी ना, आखिरी वाली बात, आपने सब खत्म कर दिया एक ठीक बार में. थैंक यू सो मच. Thank you सो मच. तो ये हमारे साथ में आदित्य जी हैं और मजा आ गया मुझे आपसे मिलकर के. आपने जो 2-3 बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई, टेक्निकली और नॉन टेक्निकली, और मैं आपकी बहुत हद तक 90% बातों से सहमति रखता हूं मैं. और मेरे पास भी बहुत सारे यूथ आते हैं, मैसेज करते हैं, हमको भी हायरिंग करनी होती है, और हम भी वही समस्या फेस कर रहे हैं जो आप जी. कर रहे हैं. तो आप और हम एक ही कश्ती में सवार हैं. तो आइए अपना दुख मिटाएंगे बाहर चाय पीते पीते. बिल्कुल.